Good morning students. In the last class we have discussed about the Avogadro law. क्या पढ़ा था? V is directly proportional to the number of moles. ये हमने पढ़ा था, ठीक? मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसमें फिर हमने देखा कि V को हमने ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है उसको इक्वल टू में चेंज किया और क्या लगाया, एक कांस्टेंट लगाया, ठीक है। V इज इक्वल टू K/N। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास। तो यहाँ पर m जो है इट इज अ मोलर मास ऑफ गैस और स्मॉल m जो है जो भी आपको गिवन है उस क्वेश्चन में, दैट इज ओके। सो हम n की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो v इज इक्वल टू k m/m हो जाएगा, ठीक। और इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, m इज इक्वल टू k m/v। अब m/v क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है। सो कैपिटल M को लिख सकते हैं K/D। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मोलर मास है गैस का वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी के, ठीक है। सो यहाँ से हमको पता चलता है कि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो लिख लो इसको। So here it is clear that density of gas is directly proportional to its molar mass. तो हम देखते हैं कि अगर STP की कंडीशन हो तो STP की कंडीशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। सो ये STP क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। STP और एक NTP भी होता है, हमारे टाइम पे उसको NTP बोलते थे, अब उसको SATP बोलते हैं, ठीक है। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, क्या होता है, हाँ नहीं, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। इसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं और स्टैंडर्ड प्रेशर हम लेते हैं 1 atm को, ठीक है। 1 atm इज द स्टैंडर्ड प्रेशर। और जब अगर ये वाली कंडीशन हो कि भाई टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 1 atm हो, सो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस वो होगा आपको, चाहे कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। अगर ये प्रेशर अगर हम 1 बार लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या लेते हैं, 1 बार, सो जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम ये हो जाएगा 22.7 लीटर, ठीक है। सो अगर हम प्रेशर 1 atm और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं उस समय मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, पर अगर हमने प्रेशर को लिया 1 बार तो वो होगा 22.7। तो ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे ही होता है कि स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एम्बिएंट मतलब आपके एम्बिएंट में आसपास के वातावरण में क्या टेम्परेचर, तो जनरली हम एम्बिएंट टेम्परेचर कितना लेते हैं, 298 केल्विन, जिसको क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में बोलोगे तो 25 डिग्री, ठीक है। तो SATP लिख लो। SATP इसका फुल फॉर्म लिखिए, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। एम्बिएंट इसको और क्या बोलते हैं, NTP भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। सो एम्बिएंट में हम स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें
सो ये है 1 बार। इस केस में मोलर वॉल्यूम होता है गैस का 24.8 लीटर। सो कभी कभी क्वेश्चन में ना टेम्परेचर प्रेशर नहीं देता, वो बोलता है एट STP। तो आपको पता होना चाहिए कि STP है मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 लेना है, और प्रेशर अगर आगे के जो भी क्वेश्चन है उसमें डेटा ATM में दिए हैं तो 1 ATM ले लेना, अगर बार में लिए हुए हैं तो 1 बार ले लेना, ठीक है। पर जनरली हम यही दो यूज़ करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM। तो एक न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी जिसमें सिंपल मैं STP बोलूँगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे टेम्परेचर और प्रेशर क्या लेना है, ठीक है। सो ये यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा एवोगैड्रो लॉ। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब क्या, अभी तक हमने जो तीनों लॉ पढ़े हैं, इन तीनों को कंबाइन करके हम एक नया लॉ बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन जो है सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए होती है। अब आइडियल गैसेस क्या होती हैं, वो गैसेस जो ये तीनों लॉ को हर एक कंडीशंस में फॉलो करें, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रो लॉ को, ठीक है। हाँ सॉरी, गै-लुसैक को भी, चारों लॉ को हर एक कंडीशंस में क्या करे, वो फॉलो करे, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैसेस। पर एक ये हाइपोथेटिकल गैसेस है, मतलब इमेजिनरी है, ऐसी कोई गैस नहीं होती है जो हर एक कंडीशन में ये सारे लॉज को फॉलो करे, कहीं ना कहीं वो डेविएशन दिखा ही देती हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं रियल गैसेस। जो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव नहीं करती उनको क्या बोलते हैं, रियल गैसेस। और जनरली जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, दे ऑल आर रियल गैसेस ओनली, वो आइडियली बिहेव नहीं करती हैं, ठीक है। ओनली इन सम सर्कमस्टेंसेज दे बिहेव लाइक अ आइडियल गैस, बट मोस्टली दे डू नॉट बिहेव लाइक ए आइडियल, देयर इज अ डेविएशन। जिस डेविएशन को हम अगले जो वीडियो होगा उसमें करेंगे, ठीक है, डेविएशन। आज तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ ही पढ़ेंगे। सो हेडिंग डालिए आइडियल गैस इक्वेशन, लिखिए कंबाइनिंग all the three laws of Boyle's law, Charles law and Avogadro law we get an ideal gas equation. सो हमने क्या पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, याद है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इक्वेशन 1 दे दो इसको। नेक्स्ट था अकॉर्डिंग टू चल नहीं रही है, चार्ल्स लॉ क्या था उसमें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमको, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइड बाय P, ये मिलेगा हमको। इज इट क्लियर? अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वल टू में चेंज करेंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे R। इस
आर को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इक्वेशन 4 क्या है? दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन 4 इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने इन तीनों को क्या किया है? कंबाइन। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो वो वाला हमको इक्वेशन मिल गया। वहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने इक्वल में चेंज किया, एक कांस्टेंट लगाया R, जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और फिर हमने यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट किया, P को यहाँ रख दिया, तो हमको मिला PV इज इक्वल्स टू nRT। इसका ही नाम क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको हम कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको लिख लिया क्या? फ्रॉम इक्वेशन 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PV/T N × R लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पर मैंने क्या किया है? T को ट्रांसफर कर दिया है इस तरफ, तो ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड में, तो NR हो गया। ठीक है, अब ये R जो है पहले से ही कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम किसी फिक्स्ड मास ऑफ गैस की बात करें, सो फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस, जैसे मेरे पास एक गैस है, उसमें मैंने टेम्परेचर लिया P1, V1 और T1 हमारा जो कंडीशंस है। ठीक है, मास जो है इसका फिक्स है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N है। अब मैं क्या कर रही हूँ? प्रेशर को चेंज कर दी हूँ, P से P2 कर दी है, वॉल्यूम को भी V से V2 और टेम्परेचर को T से T1 से T2। बट मैंने क्या किया है? उसका जो N जो है, नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास जो है, उसको क्या रखा है? कॉन्स्टेंट। सो इस केस में क्या होगा? P1 V1/T1 और इस केस में क्या होगा? P2 V2/T2। ठीक है, ये भी किसके इक्वल होगा? NR के। ये भी किसके इक्वल होगा? NR के। सो टोटल ऑब्वियसली ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मुझे एक कंबाइंड लॉ मिलेगा, P1 V1/T1 इज इक्वल्स टू P2 V2/T2। ये एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो एक ही गैस मान लो ये O2 गैस थी, दोनों में मैंने कंडीशंस चेंज कर दी, पहले का प्रेशर अलग कर दिया, बाद का प्रेशर अलग कर दिया, बट मैंने क्या किया? मास को फिक्स्ड रखा। तो उसके लिए दो इक्वेशंस मिले, उन दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ? इक्वेट कर सकती हूँ। तो मुझे फाइनल ये कंबाइंड गैस लॉ मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड गैस लॉ। अब हम लोग R की यूनिट के बारे में बात करेंगे फिर। हो गया? सो R की ना अलग अलग यूनिट होती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना PV = nRT में, तो R की अलग अलग वैल्यू होती है। R की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम प्रेशर और वॉल्यूम की क्या यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्रेशर की यूनिट ATM लेते हैं और वॉल्यूम की लीटर लेते हैं, तो उस समय हम R रखते हैं 0.0821 लीटर ATM K इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट होती है उसकी। पर अगर हम प्रेशर बार में ले रहे हैं और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब ही है ना, हाँ, बार और यहाँ डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो उस समय R की यूनिट क्या हो जाती है? 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब K इनवर्स और मोल इनवर्स हो जाती है। ठीक है, पर अगर हम प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल में ले रहे हैं और वॉल्यूम मीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो उस समय R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इस वाली वैल्यू का यूज़ जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तब यूज़ करेंगे। अभी जनरली हम इस पे ही वर्क करेंगे 0.0821। आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना बार बार, तो ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता R की वैल्यू, बहुत ही कम होता है अगर R की वैल्यू गिवन हो। तो आपको ये वैल्यूज़ याद ही करनी है, और आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी। बट ये याद रखना है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट के अकॉर्डिंग ही हमको R की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कई बार पिछले साल बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते थे कि कहाँ पर ये रखनी है, कहाँ पर ये और कहाँ पर ये, तो इस बार इसलिए एक टेबल में ही आपको बता दिया गया है कि कैसे कब क्या रखनी है। ठीक है, बार के साथ लीटर यूज भी कर सकते हैं।
हाँ बार के साथ डेसीमीटर क्यूब, पर वही होता है 1 डेसीमीटर क्यूब यानी तो 1 लीटर ही होता है, ठीक है। सो ये वाला अभी यूज़ नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होगा, ये वाला जो वैल्यू है। अभी हम जनरली इन दोनों पे और यही इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस चैप्टर पे 0.0821, ठीक है। ठीक, तो अब दोनों ही फॉर्मूला जो है ना P1 V1 by T1 और PV = nRT से दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, 35 ml of oxygen were collected at 6 degrees centigrade and 758 mm pressure, 758 mm pressure, full stop. Calculate its volume at NTP. Calculate its volume at NTP. So NTP को मैंने क्या बताया था, NTP को और क्या बोलते हैं, SATP है ना, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। तो SATP की क्या क्या वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो पहले गिवन कंडीशंस क्या है, पहली जो कंडीशन है वो है 35 ml ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ये क्या है हमारा V1 है, टेम्परेचर है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, वो T1 हो गया, और प्रेशर है 758 mm। सो ये P1 V1 और T1 है, तो लिख लो P1 है 758 mm, V1 35 ml और T1 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, 0 + 273। हाँ नहीं 758 mm यानी 180 m ही होता है, mm जो है और 180 m जो है दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर आप जब P2 लोगे ना, तो P2 को क्या लोगे, 760 mm लोगे, क्योंकि 180 m = 760 mm, ठीक। सो जब P2 लेंगे, सो P2 हम क्या ले रहे हैं, 180 m इज दी एम्बिएंट है ना, पर 180 m की जगह, अच्छा 6 दिया हुआ है क्या, 6, तो ये कितना हो जाएगा 279, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे 760 mm। कैसे, T2 क्या हो गया है हमारा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा, NTP क्या होगा वहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, NTP 25 होता है, STP 0 होता है। सो NTP में 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, हाँ क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ nRT इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने रहेंगे ना, PV nRT में नंबर ऑफ मोल्स के लिए कोई भी डेटा गिवन नहीं है आपको, एटलीस्ट कुछ मास गिवन होना चाहिए कि इतना मास है ऑक्सीजन का, तभी आप निकाल पाओगे। सो P2 760 mm, अब यहाँ से V2 निकाल लोगे, कंबाइंड लॉ से निकाल, यहाँ पर लिख लो एट NTP है ना, ये NTP पे निकाल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पता चला 2-3 दिन बाद जब या 1 महीने बाद जब आपने खोला ही बुक तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि 760 mm कहाँ से आ रहा है, 298 केल्विन कहाँ से आ रहा है। तो आपको याद रखना चाहिए ये NTP की कंडीशंस है ना, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, और SATP। तो यहाँ से मैं बता देती हूँ, आप कैलकुलेट करते रहना। V2 आता है 34.16 ml, ये है इसका आंसर। सो NTP पे कितना वॉल्यूम होगा, 34.16 ml। अगला क्वेश्चन हो गया नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atmospheric pressure, at 27 degree centigrade and 1 atmospheric pressure, comma, a gas has volume V, capital V, full stop,
what will be its volume at 177 degree centigrade and a pressure of 1.5 atmosphere. 177 degree centigrade and a pressure of 1.5 एटमॉस्फेयर को सॉल्व करो आप। आ गया बी, ठीक। सो अब अगला हम लोगों का जो लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है कि मेरे पास सपोज 3 गैसेस है, गैसेस ए, गैसेस बी और गैसेस सी, ठीक है। अब ये तीनों गैसेस जो है इनका सपोज एक ही वॉल्यूम एक ही है, जिस भी वेसल में रखा है ना, सब वेसल का वॉल्यूम एक ही है। सपोज 1 लीटर सभी का क्या है, वॉल्यूम है, ठीक। टेम्परेचर भी सबका कांस्टेंट है। सपोज मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं कब कर रही हूँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो ये जो गैसेस हैं दे एक्सर्ट सम फोर्सेस ऑन दी वॉल ऑफ द कंटेनर। सपोज ए जो है वो PA प्रेशर लगा रहा है, बी जो है PB लगा रहा है और ये क्या लगा रहा है, PC लगा रहा है। अब इन तीनों गैस को हम लोग एक दूसरे वेसल में डाल दिए। ये भी वेसल सेम वॉल्यूम का है, ये भी वेसल क्या है 1 लीटर का है, टेम्परेचर अभी भी कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अब ये तीनों गैसेस मिलके इस वॉल ऑफ द कंटेनर पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। सो टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज गैसेस when they have kept in the same kind of vessels at the same temperature। तो उनके पार्शियल प्रेशर की क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इस पे कितना प्रेशर लगेगा, टोटल प्रेशर इस वेसल पे PA प्लस PB प्लस C PC, और अगर गैसेस हैं तो PD PF जो भी है वो सब हो जाएगा, ठीक है। सो ये टोटल प्रेशर जो होगा सम ऑफ दी ऑल प्रेशर्स। सो वही लिखा हुआ है इफ़ 2 or more गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये तीनों गैस आपस में अनरिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर अनरिएक्टिव नहीं हुए तो ये रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना लेंगे और पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इफ़ 2 or more गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर इनक्लोज्ड इन अ वेसल, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू दी, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल दी पार्शियल प्रेशर that each gases would exert when present alone in the same vessel at the same temperature। सेम वेसल और सेम टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 लीटर का वॉल्यूम कर देती हूँ ना तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम सबका सेम होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल होगा। सो क्लियर हो गया ना। हाँ, मास अलग अलग हो सकता है, हाँ मास अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या होना चाहिए, वेसल का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये 2 लीटर का हो गया ना, तो पहले आप क्या निकालोगे कि ये 2 लीटर में कितना प्रेशर अप्लाई करेगा वो निकालेंगे, उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा अगर ये गैस अकेले उसी वेसल में रखा होता तो कितना प्रेशर डाल रहा होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अगर ये जो गैस है इस वेसल में अकेले होगा, है ना, क्या लिखा, अलोन। जब वो अलोन इस वेसल में प्रेजेंट होगा तो कितना पार्शियल प्रेशर डालेगा वो हमको निकालना है, और सबको क्या करना है, फिर सम करना है, वो हमारा क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। सो इसके लिए पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये PA PB PC कैसे फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। ये नोट डाउन कर लिया ना। सो PA के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, PA इज टू VA NR TA, है ना। पर अभी मैंने बोला कि सबका वॉल्यूम क्या है, सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो मैं उसको एक V और T लेके ही चलती हूँ, है ना। सो ये फर्स्ट जो है A गैस के लिए मैंने ये इक्वेशन लिख दी, आइडियल गैस इक्वेशन। सेकेंड के लिए भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, बस प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो सेम ही है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, जैसे आपने बोला ना कि मासेस अलग अलग हो सकते हैं, तो सबके मासेस अलग हैं, तो इसका मास नंबर ऑफ मोल्स अलग है, इसका नंबर ऑफ मोल्स अलग है, ठीक है। सो ये पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला है। तो अब मुझे क्या निकालना है, टोटल। सो टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, P टोटल क्या होगा, PA
प्लस पी प्लस पी ये होगा। तो यहाँ से पी क्या हो गया, NaRTB, ठीक है, ये हो जाएगा, नोट कर लो इसको। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से RT/V को क्या निकाल लिया है, कॉमन। सो RT/V को कॉमन निकलेंगे तो यहाँ पर Na बचेगा, यहाँ Nb बचेगा और यहाँ पर Nc बचेगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इक्वेशन 1 को, है ना, इक्वेशन 1 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, PA = Na/RT/V लिख सकती हूँ। मेरा अल्टीमेट एम है, मुझे PA निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, PA। सो PA निकालने के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। सो अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक। अब करो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इसको इससे डिवाइड कर, तो क्या हो जाएगा, PA/P टोटल आएगा यहाँ पर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सो PA डिवाइड बाय P टोटल, दिस होल डिवाइडेड बाय दिस, ठीक। सो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आएगा क्या मेरे पास, Na = Na प्लस Nb प्लस Nc, PT बस लिख दे रही हूँ मैं टोटल का। अब ये किसका फॉर्मूला है, Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, ऐसा कहीं देखा है ये फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला था, मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन है A का, है ना। मोल फ्रैक्शन B का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक। सो दिस होल इज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ X, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम X से डिनोट करते हैं और A का है इसलिए क्या लिख देंगे, XA, इसको ब्रैकेट में लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A = XA। So this whole indicate the mole fraction of A. So इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं आप, इसी तरीके से PB का भी निकाल सकते हो आप और इसी तरीके से PC का। सो पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, XA XB XT, और अगर आपको जो टोटल प्रेशर है वो गिवन है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। सो ये सब फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। सो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम ऑफ नियॉन, ठीक है। मिक्सचर है नियॉन और ऑक्सीजन का, तो आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है दोनों का, नियॉन का और डाइऑक्सीजन का। तो लिख लो गिवन क्या है, मास ऑफ, गिवन मास ऑफ डाइऑक्सीजन एंड गिवन मास ऑफ नियॉन। डाइऑक्सीजन मतलब क्या होगा, O2, कितना दिया हुआ है, 70.6। ठीक, ये गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार, सो टोटल प्रेशर कितना है, 25 बार, है ना। उस मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर है PT कितना है, 25 बार। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन, मतलब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन
और पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, ये हमको फाइंड करना। पार्शियल प्रेशर को जनरली हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, टोटल प्रेशर को हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे और पार्शियल प्रेशर को स्मॉल p से। ठीक, तो ये हमको फाइंड करना है। तो क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा XA मतलब पार्शियल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है XA इंटू PT टोटल प्रेशर। तो XA क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो आपको पहले निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन और मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन। तो निकाल लेंगे क्या? सो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले फाइंड करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? हाँ, तो गिवन मास कितना है हमारा 70.6 और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, 2.21 कितना आएगा 2.21 मोल। हाँ, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन निकालेंगे। सो इट इज़ 167.5, नियॉन का कितना गिवन है मोल 20। सो कितना आ रहा है ये आप लोगों का 8.375। ठीक है, अब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Ne। पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। हाँ, मोल फ्रैक्शन निकाल लो पहले। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ये, इसको अगर मैं NO2 से डिनोट करूं और इसको NNE से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा NO2 डिवाइड बाई NO2 प्लस Ne। सो NO2 कितना है 2.21। तो ये आएगा 0.21। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ Ne निकालने का कोई शॉर्टकट है क्या? क्या है, 1 माइनस कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Ne आ जाएगा 1 माइनस 0.21, 0.79। तो अब हम सिंपल निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 है 0.21, टोटल प्रेशर हमारा दिया हुआ है ना 25 बार, इसका हो जाएगा 5.25 बार। ठीक है, क्लियर हो रहा है अतुल, अभिजीत? वैसे ही PNE निकाल लीजिए आप लोग, वो बताइए कितना आता है। $19.75। सो मोल फ्रैक्शन है 0.79 इंटू 25। हाँ, दोनों का मिला के कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, तो यहाँ आ रहा है। सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 एंड दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नियॉन। सो टोटल प्रेशर अगर गिवन है तो हमको इस तरीके से पार्शियल प्रेशर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जो दोनों गैसेस थी, अभी तो O2 और नियॉन है क्योंकि दोनों ही आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। हमको पता है कि नियॉन क्या होती है, इट इज़ अ नोबल गैसेस, अनरिएक्टिव है। सो O2 और नियॉन का मिक्सचर लिया है तो टोटल प्रेशर 25 बार है। हाँ, ठीक है, तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ne निकाला, फिर क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ne, और फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो
आगे इसका न्यूमेरिकल हम लोग अगली क्लास में करेंगे, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड, है ना, 2-3 कम से कम कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के बीच में जो डिफरेंस है, डेविएशंस हैं, वॉन डेर वाल के जो करेक्शंस हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके देन, थैंक यू।